इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 चुनावी राजनीति भाग 5, जिसमें हम चुनाव अभियान के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव अभियान कैसे कैसे किया जा सकता है। चुनावों का मुख्य उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है उनके, लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधित्व, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी, कौन पार्टी अच्छा व्यवस्था देगी, अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी की जा सकती है। खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है कि हम खुलकर बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं करते हैं। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए दिए जाते हैं। किसके तरफ से? चुनाव आयोग के तरफ से दिए जाते हैं। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं को, जितने भी वोट देने वाले हैं, मतदाताओं के संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, पैसा वैसा देते हैं। उसके बाद से राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं। जितने भी राजनेता हैं वो भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इस अवधि में अखबार और टीवी, जो ये चुनाव का प्रचार चलता है, इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़े खबरें, बहसें भी होते रहते हैं कि कितना, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। असल में देखा जाए तो चुनाव का प्रचार केवल 2 सप्ताह में ही खत्म नहीं होता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और इसी के वजह से चुनाव कराने में 3,000 करोड़ की खर्चा होता है और चुनाव का प्रचार करने में पार्टी अपना बर्बाद करती है। देश का पैसा 30,000 करोड़ रुपया एक पार्टी बर्बाद करती है, जिसके वजह से गरीबी आएगा नहीं। 30,000 करोड़ रुपया तुम भाई किसी को आगे बढ़ाने में लगा दो। 30,000 करोड़ 3-4 पार्टी हो जाता है तो 90,000 करोड़ का इसी तरह खपत हो गया। ये देख लो, चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के निर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाए गए हैं, जो कार्टून को मिटा दिया गया है, कुछ कारणवश मिटाया गया होगा। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करते हैं कि कौन कौन नारा उठाया जा सकता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ। पार्टियों ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएंगे। मतलब आज से करीबन 40 साल पहले यह नारा लगा था, गरीबी हटाओ। आज तक गरीबी नहीं हटा। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान, जब इमरजेंसी लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन जब लागू था पूरे हिंदुस्तान में, उसके दौरान ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वादा किया। कौन? जयप्रकाश नारायण अपने नेतृत्व करते हुए जनता दल पार्टी के तरफ से ये नारा लगाया, लोकतंत्र बचाओ, जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित कर दिया था पूरे हिंदुस्तान में। ये इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हैदराबाद में आपको गृह युद्ध चालू हो गया था। छोटे मोटे अपराध होने चालू हो गए थे, लूट डकैत यहाँ पर बहुत चरम सीमा पर था और हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई ही बहुत चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था।
जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। उसके बाद से ये लोग वहां के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव क्षेत्र से ये लोग आगे बढ़े। जमीन जोतने वाले को, बस यही नारा था उनका। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व TN रामाराव के तेलुगु स्व अभिमान का नारा दिया गया। तेलुगु स्व अभिमान, क्योंकि तेलुगु भाषा और तमिल भाषा के बीच में एक टकराव चला था। इसके वजह से तमिलनाडु और हैदराबाद दोनों को अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश इसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश में से एक भाग टूटा तो इसको तेलंगाना के नाम से जानते हैं। पहले ये सब प्रांत अलग अलग रजवाड़े के कंट्रोल में था, उनके नियंत्रण में ही रहता था। जैसे में आ गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब राजा क्षेत्र में था, राजाओं के क्षेत्र में। जैसे में शेर मैसूर कर्नाटक के राजा। तो जब देश आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान में उन सबका विलय हो चुका था, तब वहां पर इमरजेंसी के ही दौरान 1983, उस समय इमरजेंसी खत्म हो गया था। उसके बाद से अपना पार्टी बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में ये नारा जीतने के लिए लगाया था, और इसके वजह से वो लोग जीते भी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होगा। इसीलिए संविधान में भी दिया गया है दर्ज, यह भी दर्ज कर लिया गया है कि हर पार्टी को एक स्वतंत्र नारा देने का और स्वतंत्र पार्टी चलाने का छूट दिया जाएगा, पर सभी दलों को उच्च और समान अवसर मिले। इसके लिए कई बार कुछ दखल देना भी जरूरी होता है। दखल कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री देंगे, नहीं तो वहां के राज्यपाल, नहीं तो राष्ट्रपति। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है, नहीं तो अध्यक्ष देंगे। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी सब काम नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान जब चुनाव हो रहे हैं, उसमें जब चुनाव होते हैं तो उस समय जो अंतराल बच जाता है बीच का, तो उस समय कुछ बातें हैं जो हर पार्टी और उम्मीदवार को करने के लिए मना किया जाता है कानूनी रूप से। जैसे में मतदाता को प्रलोभन देना, मतलब पैसे देना, किसी चीज का लालच देना, घूस देना या धमकी देना, ये सब बंद करना रहता है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। उसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, और आजकल हर क्षेत्र में यही होता है, जातिवाद पर ही वोट मांगते हैं, दूसरा कुछ तो है नहीं। जाति क्या है? पहले समुदाय के नाम पर, अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट चलता है, अभी भी है, खत्म नहीं होने वाला ये सब। चुनाव अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ये सब भी गैर कानूनी है। जो उम्मीदवार चाहे पार्टी खड़ी है चुनाव के लिए, उनको ये सब नहीं करना है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना है। इससे ज्यादा खर्च हो ही जाता है, क्योंकि पूरा एक लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पूरे देश का एक पार्टी करीबन 30,000 करोड़ खर्चा करती है। ये सरकारी रिकॉर्ड है। कब का? आपको 2014 का। लेकिन आज का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा है, हो ही चुका होगा। करीबन 40,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है एक पार्टी को चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो 3 पार्टी खड़ा होती है तो आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। इससे बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया जाता है जो सरकार करती है। जैसे में कालाबाजारी को यहाँ पर भी रोका जाता है, किसी को घूस देने के लिए पैसों का इस्तेमाल न किया जाए। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाता है, उनको वहां से रद्द कर दिया जाता है चुनाव आयोग के तरफ से। इस कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया, जो अपने संविधान के अनुसार से आता है आचार संहिता। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है, और ये सब कुछ बताया जा रहा है, इसको भी करना यहाँ पर मना किया गया है कानून के तरफ से। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग
किसी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते। अगर जरूरी पड़े, देश के लिए जरूरी पड़ता है कि कुछ करना है, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हो तो वो करेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति के कंट्रोल में, नियंत्रण में वो सारा सुविधाएं हर किसी को दी जाती है। चाहे विदेश का जितना भी फैसला हो गया वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा मतदान और मतगणना। वोट देने के दिन, वोट देने की शुरुआत और उसको किस दिन गिनकर एक निर्धारित पार्टी को बता दिया जाता है कि आप चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना, उसी को मतदान बोलते हैं। इस दिन को हम आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में, जिसको वोटर लिस्ट आम भाषा में बोला जाता है, उसमें नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र, जो भी स्कूल है, वहां पे जाकर यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। और जहां पर स्कूल नहीं हो, सरकारी इमारत नहीं हो, वहां पर टेंट गिरा दिया जाता है वोट दिलवाने के लिए। और वहीं पर ईवीएम रखकर सारे सुविधाएं टीचरों को, शिक्षकों को दे दिया जाता है, चाहे जो भी वहां पर चुनाव के लिए ईवीएम लेकर जाते हैं। तो जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है, जो भी वोट देने वाला जहां पर वोट गिरता है वहां पर जाता है, तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उनकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं, तो जल्दी मिटता नहीं है, और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। उसके बाद सभी उम्मीदवारों को, एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है। जो भी एजेंट होते हैं जो वोट को ईवीएम पर दिलवाते हैं, वो सब मतदान केंद्र के अंदर ही वो बैठते हैं और दिलवाते हैं वोट, जिसे कि वे देख सकते हैं कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ अफसर भी जाकर बैठते हैं, चुनाव आयोग जहां पर होता है, चुनाव जहां पर भी आपको संगठित किया जा सकता है, वहां पर चेकिंग चलता है कभी कभी। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। ये पहले होता था, कब? 2010 के पहले। उस समय पेपर पर मुहर लगाकर तब उसको बॉक्स में डालना रहता था। लेकिन आज अब मतदान के लिए, वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत पैमाने पर होते आ रहा है अब। क्योंकि जब से ईवीएम आ गया है तो हर साल 1,80,000 पेड़ों की मतलब यहाँ पर बचा लिया जाता है। नहीं तो हर 5 साल में जब भी चुनाव होता था तो पेपर बनाने के लिए 1,80,000 वृक्ष को काट दिया जाता था। उसके बाद से पेपर बनते थे, उस पर प्रिंटिंग होता था, तब से वो आकर आपके हाथों में लगता था, मुहर डाल के आप उसको वोट देने के लिए आप बॉक्स में डाल सकते हैं मुहर लगाकर। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों, उसके पहले ये देखो, मशीन के ऊपर भी उम्मीदवार के नाम लिखे जाते हैं। जैसे में जहां पर बटन होता है उसके साइड में एक तरह से लंबा ही आता है उनके छाप चिन्ह, उसी को देखकर, और नाम भी आता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, ऐसे करके नाम भी आता है। आप पढ़कर लिखो, पढ़कर बटन दबाओ, और नहीं तो आप चिन्ह को देखकर बटन दबाओ। बटन दबाते ही एक आवाज आता है टी सा, उसके बाद से आपका वोट वहां पर दर्ज कर लिया जाता है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे होते हैं? यहाँ पर देखो, अब बताया जाएगा कि कितना खर्चा होता है चुनाव कराने में। भारत में चुनाव कराने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होता है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर सरकार ने करीब
3,500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाया तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 के करीब खर्च है। मतलब हर इंसान वोट दे रहा है तो हर इंसान पर 40 रुपया का खर्च है वोट केवल दिलवाने में। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। जैसे मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ हुआ होगा। अर्थात प्रति मतदान करीब 500, एक आदमी पर 500 रुपया खर्चा करती है। कौन? जो भी उम्मीदवार चाहे पार्टी होती है वो इतना रुपया उनको खर्च कर। इसी तरह फिजूल का खर्च है प्रचार करने में। लोगों का कहना है कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क मतलब देश हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस के 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है, जितना में पूरा देश में चुनाव हो जाता है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमान यह है कि 20,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा खर्च हुआ था। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? क्योंकि उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है। इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें कि इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना इसमें सच्चाई है और कितना इसमें गलत बातों को बताया गया है। जिसके अनुसार आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक डाटा तैयार कर सकते हैं। एक संक्षिप्त में आप ऐसे लिख सकते हैं, उसके अनुसार लिखने के बाद याद कर लो, नहीं तो पढ़ लो और क्लास में अपने मित्रों दोस्तों के साथ, चाहे शिक्षकगण के साथ आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव कराने में कितना खर्चा होता है, पार्टियां कितनी खर्च करती हैं, क्या चुनाव गरीबों पर महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जिसके बारे में सवाल पूछना चाहिए, खासकर शिक्षकों से तो ज्यादा ही पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल जितना पूछोगे उतना ही दिमाग खुलते रहता है। जितना दिमाग खुलेगा उतना ही पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अगले भाग में, भाग 6 में, और इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे गुलबर्गा के चुनाव परिणाम क्या क्या हुए थे उसके बारे में। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है अपना, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है और क्यों नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम भाग 6 में पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।